नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ विनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसी चल रही है आज की जियोपॉलिटिकल स्थिति और हमारे भारत की स्थिति। जी हां, जैसा कि मेरे को कुछ समझ में जो संज्ञान लेने पर समझ में आ रहा है या जमीनी हकीकत जो समझ में आ रही है वो मेरे व्यक्तिगत अनुमान के आधार पर है और वो मैं आपके संग शेयर करने जा रहा हूं। एक आम नागरिक, आम भारतीय होने के नाते मैं अपनी आम जनता से अपने विचार रखने जा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कैसी लग रही है स्थिति अभी भविष्य में हमारे देश में या दुनिया में। तो इसी विषय में मैं आगे बढ़ते हुए थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा आज की ग्लोबल यानी कि दुनिया की स्थिति पर। दोस्तों, आज क्योंकि सभी को पता है युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, और इससे पहले भी लगातार पिछले लास्ट के 3 सालों से रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। इसके अलावा दुनिया में और भी छोटे छोटे देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी देश कभी ना कभी बीच में टकरा जाते हैं। और हमारे भारत का और पाकिस्तान का भी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर भी हो चुका है। यहाँ पे एक चीज जो दिमाग से बिल्कुल बाहर हो रही है वो ये कि क्या ये देश युद्ध कैलकुलेटेड और पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, यानी कि पहले से ही ये युद्ध की दिशा और युद्ध का समाधान तय कर लिया जाता है। कुछ इसी विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, रशिया और यूक्रेन का युद्ध आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण क्योंकि यूक्रेन को पीछे से जो वेपन्स की सप्लाई है वो अमेरिका के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा कुछ बराबर की जा रही है, और उस समय में अमेरिका जैसे बड़े देश अपने हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं, मोटा फायदा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यदि आज की बात करें यानी कि अमेरिका और ईरान के युद्ध की, इजराइल के युद्ध की, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो बराबर तेल की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा उच्चतम स्तर पे जा रही है, और यहाँ पे जो तेल का प्राइसेस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और इससे हो क्या रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, यानी कि अमेरिका की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा, तेल की डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी भले ही युद्ध के स्तर पे कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन अगर तेल के माध्यम से देखें तो उसके पास भी सोर्स ऑफ इनकम यानी कि तेल जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ईरान भी एक तरह से फायदा जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्थिति खराब हो रही है, यहाँ पे उन सभी लोगों की स्थिति खराब हो रही है जो लोग इस युद्ध में नहीं है। जी हाँ, नहीं है मतलब जो युद्ध में शामिल नहीं है, स्थिति उन्हीं की खराब है। अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान ये जो तीनों आपस में इस टाइम लड़ रहे हैं, इसमें अमेरिका और इजराइल युद्ध तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डॉलर भी ऊपर जा रहा है और उनकी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे उन्होंने पहले हथियार बेच के करी हो या अब डॉलर के माध्यम से उनकी इनकम बढ़ रही हो। दूसरी तरफ ईरान जो कि पूरी तरह तेल के कुओं के ऊपर काबिज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह उसका अभी कंट्रोल है, वो भी इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कर रहा है, चाहे वो टोल के रूप में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा हो, चाहे किसी भी रूप में कर रहा हो। लेकिन नुकसान किसे हो रहा है, उन सभी देशों को जो इस युद्ध में नहीं है। क्योंकि हमारे जहां तक भारत की बात है, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत की स्थिति ऐसी है कि मुंह से कह भी नहीं सकते कि स्थिति खराब है और ये भी नहीं कह सकते कि स्थिति बहुत अच्छी है। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यह है कि भारत का पूरा एनर्जी सेक्टर और उसके अलावा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं तेल पर आधारित है, कच्चे तेल पर आधारित है या एनर्जी सेक्टर पर आधारित है। और ये कच्चा तेल क्योंकि भारत सबसे ज्यादा बाहर विदेशों से इंपोर्ट करता है, 85%, जो जिस देश का सारी अर्थव्यवस्था और सारा एनर्जी सेक्टर कच्चे तेल पर डिपेंड करता है, और वो भी कच्चे तेल के लिए भारत दूसरे देशों से अपना इंपोर्ट करता है, उनके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि युद्ध का असर भारत पर ना पड़े? तो ये कह देना कि भारत में सब अच्छा है, ये भी अपने आप में एक मिथ्य है, यानी कि एक बहुत बड़ा झूठ है। अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्थिति ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए कंट्रोल में है जब तक हमारे पास उसका स्टॉक है। लेकिन क्या ये युद्ध आपको शॉर्ट में थमता हुआ दिख रहा है? अगर आपके विचार हैं कुछ इस विषय में, आपको कोई ऐसी जानकारी है तो जो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि यह युद्ध भी जल्दी टलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब यह युद्ध
जो शुरू हुआ था केवल ऑयल्स और संपदा पे कब्जा पाने के लिए हुआ था, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर ना बनाए ईरान, उसका जनरेट ना करे, इसके लिए युद्ध छेड़ा गया था, तो ये कहना भी बेनामी है। एक्चुअली में वहां की संपदा पर कब्जा करने के लिए, वहां की सरकार को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करने के लिए ये युद्ध इजराइल और अमेरिका के द्वारा किया गया था। लेकिन रिजल्ट ये है कि अभी इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा भी नहीं, लेकिन एक रिजल्ट जरूर आ रहा है कि बाकी दुनिया के सारे देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, क्योंकि वो सभी कच्चे तेल पर डिपेंड करती थी, और कच्चा तेल क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते से आता है और वहां पे ईरान बैठा हुआ है उस रास्ते पर, तो अब इसलिए बात है सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो अच्छी नहीं हो सकती। स्पेशली हम भारत की भी बात करें तो हो सकता है हमारे पास 20 दिन का 25 दिन का स्टॉक हो, लेकिन क्या ये युद्ध 20-25 दिन में टलता हुआ दिखाई दे रहा है? शायद मेरी निगाह में अभी ये युद्ध इतनी जल्दी टलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब अमेरिका इजराइल ने ये युद्ध शुरू किया था तो यही कहा गया था कि रिजीम चेंज करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कि ये पूरी तरह से ये जो युद्ध है वो कैलकुलेटेड था और स्क्रिप्टेड था, और इस युद्ध को भी खत्म जब ही किया जाएगा जब अमेरिका और इजराइल अपना पूरा लॉस पूरा कर लेंगे। यानी कि जब तक उन्हें इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हो जाता तब तक कोई इस युद्ध को बंद करने वाले तो नहीं है। और यही हालत सेम ईरान की भी है। ईरान भी इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लॉस उसका भी युद्ध में हो रहा है, तो वो भी जब तक अमेरिका से या इजराइल से अपने युद्ध का नुकसान भरपाई पूरी तरह से नहीं करवा लेता, वो भी युद्ध में सरेंडर करने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों अपना इस युद्ध में बहुत कुछ नुकसान कर चुके हैं, और तीनों ही अब अपने नुकसान को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर शिकंजा कसना चाहते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ हासिल जरूर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर युद्ध फिर कैसे रुकेगा, ये भी बहुत सोचने की बात है। युद्ध इतनी जल्दी एक्चुअल में जमीनी रूप से हम बात करें तो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अमेरिका भले ही लाख दावा करे कि उसकी ईरान के किसी सीनियर लीडर से बात चल रही है, या ईरान बार बार इनकार करे कि नहीं हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हो सकता है ईरान का कोई सीनियर लीडर, जैसे कि कहते हैं कि पैसा बोलता है, तो अमेरिका शायद कुछ अपने पैसे की पावर में आकर वहां के किसी सीनियर लीडर को अपनी तरफ करके हो सकता है कुछ समय के लिए ईरान की सत्ता परिवर्तन की जा सकती है, लेकिन वो भी अभी संभावना थोड़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी जो है मामला ताजा है और युद्ध इतनी जल्दी टलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान के बहुत सारे सीनियर लीडर भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और इजराइल का भी बहुत हद तक लॉस हो चुका है। सच्चाई में तो ये जो लड़ाई है वो इजराइल और ईरान की है, लेकिन अमेरिका क्योंकि अपने फायदे को देखते हुए कि यहां से उसका ऑयल पर भी पूरी तरह से शिकंजा हो जाएगा, ये सोचकर उस युद्ध में कूदा था। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका भी लॉस सह रहा है इस युद्ध में और ईरान भी, लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि अमेरिका और ईरान से ज्यादा दुनिया के बाकी सारे देश लॉस सह रहे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी बहुत काफी चरमरा गई हैं, जो तेल पर आधारित है, जिनके एनर्जी सेक्टर, उसमें हमारा देश भारत भी है। तो भारत के हमारे सीनियर नेता चाहे जितना भी कहें कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, काबू में है, तो ये जब तक है जब तक हमारे पास 20-25 दिन का तेल का या एलपीजी का स्टॉक है। अब यहाँ पे ईरान क्योंकि परमिशन दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी ढील बरत रहा है भारत के प्रति, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सब स्थिति नॉर्मल है और भारत में तेल और एलपीजी के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आम जनता को चाहिए कि वो एलपीजी का इस्तेमाल केवल जरूरत के हिसाब से करे, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखे और कोशिश करे कि जो तेल, डीजल, पेट्रोल यूज कर रही है वो ज्यादा जरूरत पड़ने पर भी उसका उपयोग करें, स्टोर ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें। और सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो पेट्रोल पंपों पे बहुत जगह जो नो पेट्रोल का जो बोर्ड लगा रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, ताकि लोगों को इस तरह का पैनिक होने का मौका ना मिले। और लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो स्टोर ना करें, स्पेशली एलपीजी और पेट्रोल का। तो देश में स्थिति खैर अभी ऐसी नहीं है, लेकिन आगे ऐसी नहीं होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्थिति तनाव चरम पे है इस टाइम ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध। तो शेयर मार्केट में भी जाने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि शेयर मार्केट में जाने से पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम में डिलीवरी उठाने से पहले 10 बार सोचें। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयरों में केवल
कुछ परसेंट मात्रा में ही यहाँ पे शेयर अभी बाय करें, क्योंकि मौके मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी आने वाले हैं। इतनी जल्दी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आएगा, और जो मार्केट बीच बीच में ऊपर की तरफ आ रहा है वो सिर्फ ट्रैप है, ओनली ऑपरेटर गेम है, उससे बचें। फोमो में आके कोई भी हैवी लॉन्ग टर्म बाइंग ना करें। इंट्राडे वाले भी हर दिन मार्केट में संभल कर चले। मैं और भी अपने बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अनुमान आपसे शेयर करता रहता हूं अपने शॉर्ट वीडियो में, उसको भी देखते रहें। उसके लिए मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको शेयर मार्केट के अगले दिन का अनुमान लग सके, आप उसके बारे में भी अलर्ट हो सकें। तो कोशिश यही है फ्रेंड्स। स्थिति अभी भारत की भी अगर देखें, क्योंकि पूरी तेल पर आधारित है और रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, और यहाँ पे मामला अभी युद्ध का इतनी जल्दी टलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो भारत के लोग भी अपने आने वाली समस्याओं के लिए अलर्ट रहें और हर तरह से तैयार रहें, और आगे भी कोशिश ये करें कि कोई भी काला बाजारी से बचें, स्टोरिंग से बचें, यानी कि एलपीजी और गैस का यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे। और यहाँ पे ईरान जिस रास्ते पर बैठा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, बाकी दुनिया के सारे देश भी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये रास्ता ओपन हो जाए। और यदि अमेरिका के द्वारा ये रास्ता ओपन नहीं होता है, या इनका इजराइल अमेरिका का युद्ध लंबा चलता है, तो यकीन मानो दुनिया के सारे देश भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रास्ता खोलने के लिए वो पूरी तरह से जोर लगाएंगे। तो आप इस विषय में तो निश्चिंत रहें, क्योंकि जब किसी रास्ते पर कोई व्यक्ति आके बैठ जाता है और जब वहां के सारे हाईवे पे लोगों को परेशानी होती है, तो उस रास्ते को खुलवाने के लिए बाकी सभी लोग आ जाते हैं। तो सेम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का भी यही होने वाला है, वो भी रास्ता खुलेगा, जल्दी खुलेगा और सबके लिए खुलेगा और स्थिति नॉर्मल होगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं दिखता, तो संभल कर चलें शेयर मार्केट में भी, और अपने आम जिंदगी में भी दैनिक जरूरतों को लिमिटेड करते हुए पैसे को बचा के रखें। अपने एलपीजी और गैस और तेल का भी बहुत आवश्यकता पड़ने पर जरूरतों के हिसाब से उपयोग करें, काला बाजारी से बचें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।